ऑडियो नंबर 3। बालक ने स्वीकृति के लिए अपना सिर हिलाया और चल पड़ा बापू के कमरे की ओर। उसका उत्साह ठंडा पड़ गया था। सोचता जा रहा था बापू कितने महान हैं और उनके साथ रहने वाले लोग कैसे हैं। क्या इन्हीं व्यक्तियों को बापू के स्वास्थ्य की चिंता है? वह तो राष्ट्र की धरोहर हैं। प्रत्येक व्यक्ति उनकी अस्वस्थता से चिंतित है। उनके साथ रहने वाली यह देवी जी शायद मुझे इसलिए दुत्कार रही होंगी कि मैं निर्धन मजदूर का बेटा हूँ। मेरे वस्त्र फटे और मैले हैं। क्या इसीलिए निर्धन, भिखारी और चोर समझा जाता है? लोग भले ही कुछ समझें, पर मेरा परिवार तो ईमानदारी के मार्ग पर चलता है। गांधी जी के कमरे में प्रवेश करने तक इस तरह की कितनी ही बातें उसके दिमाग में आईं और चली गईं। अब उसने अपने को बापू के सामने खड़ा पाया। उसने बापू के चेहरे पर बिखरी हुई ममता के दर्शन किए। उसे बड़ी शांति का अनुभव हुआ। उसने अपने फल की पोटली उनके चरणों के पास खोलकर प्रणाम किया और उल्टे पैर लौट पड़ा बाहर निकलने के लिए। बापू ने लेटे लेटे ही धीमे स्वर में कहा, बच्चे, लौटने की इतनी जल्दी क्या है? यह बेर तुम क्यों लाए हो? यह तो तुम्हारे खाने की चीज है। बालक चुप रहा। तुम्हारा नाम क्या है? तुम यह बढ़िया वाले बेर कहाँ से लाए हो? तुम्हें दरवाजे पर किसी ने रोका तो नहीं? प्रश्न अनेक पर उत्तर एक भी नहीं। गांधी जी ने सोचा, कहीं यह बालक गूंगा तो नहीं? उन्होंने बड़े मधुर स्वर में पूछा, क्या तुम्हें बोलने में कुछ कठिनाई होती है, इसीलिए मेरी किसी बात का उत्तर नहीं दे रहे हो? नहीं बापू, मैं गूंगा नहीं हूँ। द्वार पर जो माताजी बैठी हैं, उन्होंने मुझसे वचन ले लिया है कि मैं आपसे बिना बातचीत किए ही प्रणाम करके लौट आऊं। इसी शर्त पर मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। अच्छा, यह बात है, तो इतने सारे बेर मेरे लिए क्यों लाया? मेरे पिताजी बातों बातों में कई बार कहा करते हैं कि यदि रोगी को ताज़े फल खाने को मिले तो उसका स्वास्थ्य जल्दी ठीक होता है। इसीलिए इतने बेर लेकर आपकी सेवा में आया हूँ। गांधी जी ने फलों की तरफ एक दृष्टि डालकर कहा, वास्तव में फल बहुत अच्छे हैं। तेरे प्रेम की मिठास ने इन फलों को और मीठा कर दिया होगा। मैं तेरे फल अवश्य लूंगा, पर यह बहुत है। तू आधे फल लेता जा और आधे मैं खा लूंगा। नहीं बापू, मैं एक भी फल न खाऊंगा। इस बार तो सारे बेर आपको ही खाने होंगे। आपका स्वास्थ्य खराब है और शीघ्र ही आपको राष्ट्र सेवा के लिए तैयार होना है। बापू अपने देश के एक निर्धन बालक की बातें सुनकर गदगद हो गए। वह बड़े गौरव का अनुभव करने लगे। जिस देश के बच्चे इतने भावनाशील हैं, फिर उस देश को अधिक समय तक परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़कर नहीं रखा जा सकता। गांधी जी ने एक बड़ा सा बेर छांटकर उसे देते हुए कहा, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, पर यह बेर तो तुम्हें लेना ही होगा। गांधी जी के आग्रह को वह बालक कैसे टालता? उसने प्रसाद समझकर उनसे ले लिया। चलते समय झुककर प्रणाम किया। बापू ने पीठ थपथपाकर प्यार से आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, परिश्रम की कमाई से खरीदी हुई इस भेंट का मैं सहर्ष स्वागत करता हूँ और मेरी दृष्टि से इसका अत्यधिक महत्व है। बापू के जीवन की 3 प्रेरक घटनाएं। उपवास की खुशी। स्वतंत्रता मिलते ही देश विभाजन के कारण हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। गांधी जी तक इन घटनाओं की सूचना प्रतिदिन पहुंचा करती थी। इन अनर्थकारी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए उन्होंने उपवास करने की ठानी और उस निश्चय को तुरंत अमल में लाना शुरू कर दिया। उपवास आरंभ करने के बाद गांधी जी अक्सर प्रसन्न दिखाई दिया करते। एक बार कार्यकर्ताओं ने उनसे पूछ ही लिया, बापू, आप उपवास के बाद एकदम प्रसन्न क्यों रहने लगे? जबकि कई लोग तो उपवास आरंभ करते ही अपने चेहरे पर मुर्दनी लपेट लिया करते हैं। गांधी जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा, उपवास करने से पहले मैं केवल अन्याय की बातें सुनता और सुनकर चुप हो जाया करता था। जब मुझमें अन्याय का विरोध करने की शक्ति आ गई तो मैंने अनीति का विरोध करने के लिए कमर कस ली और यही प्रसन्नता का कारण है। वत्सल प्रेम।
गांधी जी के आश्रम में कुछ लड़के भी रहा करते थे। उनमें से एक लड़का गौशाला में सोया करता था। उसके पास कोई बिस्तर भी नहीं था। गांधी जी एक बार घूमते हुए गौशाला की ओर गए तो उनकी निगाह उस लड़के पर पड़ी। वह सो रहा था। गांधी जी ने लड़के से पूछा, तू रात में भी यहीं सोता है? लड़के ने कहा, हाँ बापू। और रात में उड़ता क्या है? लड़के ने अपनी फटी चादर दिखा दी। गांधी जी ने फिर कहा, इसमें तुझे जाड़ा नहीं लगता क्या? लगता तो है बापू, लड़के का उत्तर था। यह सुनकर गांधी जी तत्काल अपनी झोपड़ी में लौट आए। बाकी दो पुरानी साड़ियां ली, पुराने अखबार तथा थोड़ी सी रुई मंगवाई। भाभी उनके पास आ बैठीं। वे भी गांधी जी का सहयोग करने लगीं। बाकी सहायता से उन्होंने थोड़ी ही देर में खोल सी डाला। अखबार के मोटे कागज तथा रुई भरकर दोनों ने मिलकर कुछ ही घंटों में गुदड़ी तैयार कर ली और खुद ही उस लड़के को जाकर दे आए। दूसरे दिन सुबह फिर गांधी जी गौशाला गए। लड़के से पूछा, रात कैसी नींद आई? बहुत मीठी नींद आई बापू रात तो, लड़के ने कहा। तब कहीं जाकर बापू को संतोष हुआ। ईश्वर के ही दर्शन। घटना सन 1923 की है। उस वर्ष खूब पानी गिरा और साबरमती में बाढ़ आ गई। नदी तट पर ही गांधी जी का आश्रम था, सो पानी बड़ी तेजी से आश्रम की ओर बढ़ने लगा। अहमदाबाद से सरदार पटेल ने सूचना भिजवाई कि सभी लोग आश्रम छोड़कर शहर में आ जाएं। सवारियां भेजी जा रही हैं। बापू न जाने क्यों विचार में पड़ गए। घंटा बजाकर आश्रम वासियों को एक स्थान पर एकत्रित होने की सूचना दी गई। पानी आश्रम की सीढ़ियों पर चढ़ने लग गया था। सभी इकट्ठे हुए तो गांधी जी ने कहा, भगवान के काल रूप का हम सभी दर्शन कर रहे हैं। साथ ही आश्रम खाली करने की सूचना भी आ गई है। जो लोग शहर जाना चाहें जा सकते हैं, पर मैं तो भगवान के दर्शन इसी रूप में भी करूंगा। बापू के वहीं रहने का निश्चय सुनकर आश्रम वासियों ने भी उनके साथ रहते हुए ईश्वर के काल रूप का दर्शन किया और लपलपाकर लीलने को बढ़ रही बाढ़ धीरे धीरे उतर गई। काम कोई छोटा नहीं होता और ना ही बड़ा। घटना सन 1909 की है। उस समय महात्मा गांधी अफ्रीका में थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रंगमंच पर अभी उनका अवतरण नहीं हुआ था। फिर भी रंगभेद की नीति के खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह का शस्त्र खोज लिया था और इस शस्त्र का सफलतापूर्वक उपयोग करने के कारण वे देश विदेश में चर्चित हो गए थे। उन दिनों वे लंदन गए हुए थे। लंदन में ही कुछ भारतीय नवयुवक भी पढ़ रहे थे। उन्होंने जब सुना कि बिना हथियार के लड़ने वाला और लड़ाई में जीतने वाला एक अद्भुत भारतीय सेनानी यहाँ आया हुआ है, तो बरबसी उनकी आकांक्षा इस अद्भुत सेनानी को अपने बीच बुलाने की हुई। युवा छात्रों के कुछ प्रतिनिधि गांधी जी से मिले और उन्होंने भारतीय छात्रों की आकांक्षा के संबंध में उन्हें बताते हुए जलसे का सभापतित्व करने का आग्रह किया। सिद्धांत और व्यवहार में पूर्णतया स्पष्ट गांधी जी ने जलसे में आना तो स्वीकार कर लिया, पर अपनी एक शर्त भी रखी कि जलसे में जो भोज दिया जाए उसमें मांस का जरा भी प्रयोग न हो और न ही शराब का। भोज में अतिथियों और छात्रों को शुद्ध निरामिष और सात्विक भोजन ही परोसा जाए। गांधी जी की शर्त मान ली गई और कार्यक्रम की रूपरेखा निर्धारित की गई। एक हॉल किराए पर लिया गया। सब आवश्यक चीजें खरीदी गईं और भारतीय छात्र स्वयं ही भोजन बनाने में जुट गए। किसी ने बर्तन संभाले तो किसी ने चूल्हा, कोई सब्जी काटने लगा तो कोई पकवान बनाने लगा। उन्हीं के बीच एक दुबला पतला भारतीय भी था जो दौड़ दौड़ कर काम कर रहा था। यह भारतीय थालियां मांज रहा था। अपराह्न से जब भोजन बनना शुरू हुआ तो उसी समय से वह भारतीय बर्तन मांजता रहा। एक काम से कोई थाली निवृत्त होती तो दूसरे काम में उसका प्रयोग करने के लिए उसी भारतीय के पास रख दी जाती और वह बड़ी तन्मयतापूर्वक बिना सिर उठाए अपने काम में लगा रहा। जब भोजन बनकर तैयार हो गया तो आगंतुक छात्रों ने भोजन किया। जिन छात्रों ने इस भोज की व्यवस्था का दायित्व संभाला था, भोजन परोसने और जूठी थालियां उठाने का काम भी उन्हीं के सुपुर्द था।
वे झूठी थालियां उठाकर लाते और बर्तन मांजने वालों के सम्मुख रख जाते ताकि उनकी सफाई की जा सके। बेशक अब सफाई करने में और भी छात्र जुट गए थे और काम तीव्रता के साथ हो रहा था। जब सभी लोग भोजन कर निवृत्त हो गए तो उप प्रधान ने आकर स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं से भोजन करने के लिए कहा। उस समय उप प्रधान जब बर्तन साफ कर रहे छात्रों के पास आए तो उस भारतीय को देखकर दंग रह गए। वह भारतीय युवक कोई और नहीं, स्वयं गांधी जी थे। गांधी जी, उप प्रधान ने कहा, आप यह क्या कर रहे हैं? आसपास खड़े लोग गांधी जी को अपने बीच इस प्रकार पाकर दंग रह गए। सभा में उप प्रधान ने गांधी जी से क्षमा मांगी कि अपरिचय के कारण वे यह काम करते रहे और छात्रों ने उन्हें रोका तक नहीं। बाद में गांधी जी ने अपने भाषण में उप प्रधान की उन बातों को अकारण खेद मनाना कहते हुए कहा, काम कोई छोटा नहीं होता और ना ही बड़ा। हम लोग अपने परिवार में भी तो यह काम करते हैं। वहां तो कोई किसी काम को छोटा बड़ा नहीं मानता। फिर आप क्यों व्यर्थ दुखी हो रहे हैं? आदत को व्यवस्थित बनाए रखना। महात्मा गांधी के जीवन से व्यक्तियों ने जीवन के अनेक क्षेत्रों में प्रेरणा ली। महात्मा का जीवन एकांगी नहीं, सर्वांगीण होना चाहिए। श्रेष्ठ व्यक्ति के जीवन की छोटी घटनाएं भी जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन करती हैं। महात्मा गांधी का जीवन क्रम भी कुछ ऐसा ही ढला था। प्रस्तुत छोटी सी घटना भी इसी प्रकार अपने आप में महत्वपूर्ण शिक्षा लिए हुए है। गांधी जी इलाहाबाद गए थे। वहां वह आनंद भवन में मेहमान के रूप में ठहरे हुए थे। उनके कार्य निर्धारित समय पर हुआ करते थे। दैनिक कार्यों के बीच भी जहां संभव होता था वह बातचीत, परामर्श आदि के द्वारा लोगों को लाभान्वित किया करते थे। प्रातःकालीन दतौन, कुल्ला, मुंह धोने के समय भी उक्त क्रम चलाने की सुविधा रहती थी। अस्तु पंडित जवाहरलाल नेहरू बापू से चर्चा करने उस समय पहुंच गए। बापू हंसते बात करते हुए अपना दैनिक कार्य भी करते जा रहे थे। अचानक बापू बोल पड़े, अरे राम राम, भाई जवाहर, तुमने बातचीत में गड़बड़ करा दी। जवाहरलाल जी प्रश्न भरी दृष्टि से बापू की ओर देखने लगे। उन्हें कोई गड़बड़ी के चिन्ह कहीं दिख नहीं रहे थे। बापू कहीं परिहास तो नहीं कर रहे हैं, किंतु बापू के चेहरे पर गंभीरता आ गई थी।